चले करें स्टार्ट। हमने किया था फ्रैक्शनल ऑर्डर, अब हम करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी कल करा सकता था, लेकिन ये आज पे लेके गया मैं टॉपिक, क्योंकि इसको ना मैंने टाइम देना है। इसमें से क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक है, हर्षिता का, उसके 99 मार्क्स थे, एक नंबर यहाँ से गया था। मैं चाहता हूँ तुम सबके 100 है। देखो कैसे क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है ना, वो अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा मैं, वो बाद में जब आएगा फिर करेंगे, अभी नहीं। टॉपिक समझना जरूरी पहले, ठीक है। देखो मेरी बात, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हुआ दैट रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर मैं अमोनिया को हीट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज कैटलिस्ट एट 1100 केल्विन, तो वो बनाएगा N2 गैस प्लस 3H2 गैस, 3 मोल बनेंगे हाइड्रोजन के, ठीक। अब ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर कैसे है? ऐसे ही अगर मैं बोलूं इसको याद कर लो कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो कोई फायदा नहीं है, कुछ समझ तो आया नहीं है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये क्यों है, सुनो। उसके लिए हमारे पास थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी है। मैं दोनों तरह समझाता हूँ आपको। पहले एक्सपेरिमेंटली समझें, थ्योरेटिकली बाद में समझें, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली अगर समझ आया फिर आपको वो चीज इजी लगेगी, नहीं तो ये समझने का कोई फायदा नहीं है ना। देखो ये ना एक बीकर में रिएक्शन हो रही है, या जहां पे भी हो रही है, जिसके नीचे प्लेटिनम का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया गैस है, इसको भी ढका हुआ हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया गैस है, कौन सी गैस है? सारे बीकर में अमोनिया के पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अमोनिया के कुछ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे प्लेटिनम के सरफेस पे, सही है, सही है। मान लो अभी प्रेशर लो है, प्रेशर क्या है? लो, लो प्रेशर। लो प्रेशर पे यहाँ पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, है ना, और सरफेस पे, प्लेटिनम के सरफेस पे पार्टिकल्स कम होंगे, ज्यादा होंगे? लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे ये पार्टिकल्स सरफेस पे, प्लेटिनम के सरफेस पे एड्सॉर्ब हुए हुए हैं। क्या हुआ है? एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब का मतलब होता है, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। एड्सॉर्प्शन क्या है? सरफेस, मतलब कि जैसे चौक है, चौक को इंक में डाला तो इंक बाहर वाले सरफेस पे रहती है ना, अंदर नहीं जाएगी। कॉटन अगर लूंगा, कॉटन जाएगी, कॉटन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, है ना, तो वो क्या है? वो एब्जॉर्प्शन है। वो क्या है? ये एड्सॉर्प्शन है। इसी तरह प्लेटिनम के सरफेस पे चिपकेगी ना अमोनिया, प्लेटिनम के अंदर थोड़ी चली जाएगी, आगे समझ। तो वो क्या हो रही है? एड्सॉर्प्शन। क्या हो रहा है? ये एड्सॉर्प्शन। स्टार्टिंग में मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में आपको बताया हुआ है, ठीक है, नया वर्ड नहीं है तुम लोगों के लिए, नया मत प्रूफ करो इसको। एड्सॉर्प्शन। तो एट लो प्रेशर प्लेटिनम के सरफेस पे पार्टिकल्स, ये आप लोगों को बोलना अगर समझना, नहीं तो मैं ये सीधा बता के आगे चल दूंगा। बताओ, प्लेटिनम के सरफेस पे लो प्रेशर पे पार्टिकल्स कम होंगे, ज्यादा होंगे? कम होंगे, क्योंकि ऊपर से प्रेशर चाहिए गैस को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, है ना। ओके, अब अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो क्या होगा? मैं इसको अलग कर लेता हूं, ये रहा, इसके ऊपर पार्टिकल्स कम है ना। मैंने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया तो क्या चेंजेस आएंगे? अगर मैं पिस्टन को नीचे मूव लेके आ, मैं पिस्टन को यहाँ लेके आ गया, पिस्टन को यहाँ ले आया, तो वो जो पार्टिकल्स है आपको दिख रहे तो यहाँ आ जाएंगे, तो इधर भी पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा? पार्टिकल्स विल इंक्रीज, ठीक है। तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे, पार्टिकल्स बढ़ने से क्या होगा? पार्टिकल पास पास आ रहे हैं और फिर वो टूटेंगे, ठीक है, एक दूसरे को, नाइट्रोजन नाइट्रोजन को खींचेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, पार्टिकल टूट जाएंगे, आगे समझ। तो ये हो रहा है, तो जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन उतनी फास्ट रिएक्शन, ये चीज समझ आई। तो इसका मतलब मेरे प्रेशर बढ़ाने से प्लेटिनम के सरफेस पे एब्जॉर्प्शन बढ़ी, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ना, क्योंकि सरफेस पे एब्जॉर्प्शन बढ़ी, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, ये रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। ये देखो, जीरो ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, उस पर बाद में आएंगे। ये रिएक्शन क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर की। रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ता है, तो इसका मतलब रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। तो ऑर्डर आ गया 1, ऑर्डर क्या आया? लेकिन ये एक केस है, कब? लो प्रेशर पे। कब? लो प्रेशर पे अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और एक टाइम अभी और आएगा जब कंसंट्रेशन काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी, अभी भी रेट जो है वो बढ़ ही रहा है, क्लियर। अब जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा तब क्या होगा? सेकंड केस, केस 2। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा?
प्रेशर बहुत ज्यादा, मैंने और प्रेशर बढ़ाया, क्या होगा? प्रेशर बहुत ज्यादा है पहले से ही, तो उस वक्त प्लेटिनम के सरफेस पे जगह होगी, प्लेटिनम सरफेस पूरा भरा हुआ है, प्रेशर और बढ़ाने से क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा इसके सरफेस पे? तो रणवीर जरा ध्यान ही नहीं है, कोई कहाँ खो गया तू? क्या हो रहा है? अगर और प्रेशर बढ़ाएंगे इसके सरफेस पे तो एड्सॉर्प्शन और नहीं होगी ना, जितनी मैक्सिमम होनी थी हो चुकी है ना, तो अब क्या होगा? तो रेट इफेक्ट होगा, रेट अब इफेक्ट नहीं होगा, रेट जितना मैक्सिमम होना था हो चुका है ना, क्योंकि प्लेटिनम का सरफेस पूरी तरह भर चुका है। हाई प्रेशर पे ऐसे है, जो प्लेटिनम का सरफेस है आपका वो पूरा भर चुका है। आप प्रेशर तो बढ़ा रहे हो लेकिन उसके सरफेस पे और एड्सॉर्प्शन की जगह ही नहीं है। बात समझ आ गई? तो जो रेट है वो इंडिपेंडेंट हो गया। अमोनिया की कंसंट्रेशन आप इसके बाद जितनी मर्जी बढ़ा लो, रेट जितना होना था हो गया। आगे समझ, रेट मैक्सिमम हो गई। क्लियर? ये तो थी एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन। थ्योरेटिकली देखें, देखो थ्योरेटिकली बच्चे यहां तक दिख रहा है ना? इसका ना रेट एक्सपेरिमेंटली ये आता है, अब इसको समझना है, इस पे कुछ नहीं करना, इसमें केस लगाने बस, केस 1 केस 2, ये समझाने के लिए बनाया गया, ठीक है? केस 1 लो प्रेशर, प्रेशर लो का मतलब अमोनिया की कंसंट्रेशन लो, अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या है? लो। तो ये वाली टर्म छोटी होगी या 1 छोटा है? ये बहुत छोटा है, तो ये प्रोडक्ट और छोटा हो जाएगा, तो इन दोनों में से निगलेक्ट क्या होगा? ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? नीचे 1 बचेगा, तो इसमें ऑर्डर क्या है? 1। ऑर्डर क्या आ गया? केस 2। केस 2 कौन सा? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन अमोनिया की बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन तो हमारे पास K1 NH3, तो इस बार क्या होगा इस इक्वेशन का? 1 निगलेक्ट हो जाएगा, क्या निगलेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ क्या है? ये कैंसिल, तो K1/K2 क्या आ गया? न्यू कांस्टेंट, क्या आ गया? न्यू कांस्टेंट, तो R इक्वल टू K, यानी कि NH3 की पावर 0। तो हाई प्रेशर पे आप देख सकते हो रेट जो है वो K, नया कांस्टेंट आ गया मेरे पास K, तो रेट जो है वो K पे डिपेंड कर रहा है, ना कि कंसंट्रेशन है। क्लियर? आगे समझ? तो ये रिएक्शन 0 ऑर्डर भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ये आपको दिमाग में रखना, ठीक है? लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर, हाई प्रेशर पे 0 ऑर्डर। क्लियर? लिखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखो, लिखो द डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, द डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया at the surface of, decomposition of ammonia at the surface of metals like gold, surface of metals like gold, platinum, surface of metal like gold, platinum, etc. is a zero order reaction, is a zero order reaction. रिएक्शन लिखो बच्चों, सिर्फ रिएक्शन लिखनी, और भी कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है? लिखो रिएक्शन। लिखो अब, लिखो एट सफिशिएंटली हाई प्रेशर, एट सफिशिएंटली हाई प्रेशर। मुर्तेज हाई प्रेशर पे ऑर्डर क्या होगा? मुर्तेज हाई प्रेशर पे ऑर्डर,
हाई प्रेशर पे ऑर्डर क्या होगा, 0, क्योंकि हाई प्रेशर पे सरफेस पूरा ऑक्युपाइड हो चुका है, रिएक्शन और फास्ट नहीं होगी। ठीक है, लिखो एट सफिशिएंटली हाई प्रेशर ऑफ अमोनिया कॉमा द मेटल सरफेस गेट्स fully saturated, the metal surface gets fully saturated with gas molecules, fully saturated with gas molecules, full stop. On further increasing the concentration of ammonia, on further increasing the concentration of ammonia, comma, the amount of NH3, the amount of NH3 on the surface of catalyst, the amount of NH3 on the surface of catalyst क्या आएगा बताओ, आगे क्या आएगा, क्या आएगा, लिखो does not change, does not change, full stop. Therefore the rate of reaction, the rate of reaction becomes independent of concentration, and hence becomes zero order reaction, ये एग्जांपल आई थी उसको बच्चे को, आप पेपर उठा के देखना 23 का 22-23 का, ये एक बाद में लिखना है H2 plus Cl2 in the presence of sunlight। ठीक है, इसका आंसर H। देखो मैं तुम्हें सारा बता रहा हूँ, सब कुछ बताने के बाद भी गलत होगा। उसमें ऑप्शन थे पेपर में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, एक में कोई याद नहीं। तो ज्यादातर बच्चे 2 तो चलो किसी बहुत कम बच्चों ने किया, क्योंकि बच्चों को याद था ये कोई अलग सा केस है। तो 2 है ना मॉलिक्यूल इसमें, तो कईयों ने फर्स्ट ऑर्डर कर दिया, जैसे उनके दिमाग में वो चीज थी रेडियो एक्टिविटी आ रहा हो फॉलोस फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स, है ना। लेकिन ये जब सनलाइट होगी तो रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन 0 ऑर्डर की है। ठीक है, ये लाइन में आपको लास्ट में लिखवा दूं, पहले आप ये सारा लिख लो। ये लिख लिया, उसके बाद ये लिख लो, ऐसे लिखो, ऐसे ये सिर्फ ये लिखो, मैं बताता हूँ। R इक्वल टू के NH3 की पावर 0, और ये कब है, एट हाई प्रेशर। ठीक है, ये लिखो, मैं लिखवाता हूँ आपको, आगे लिखो। आगे लिखो, इसमें लिखो स्टार में करके, देखो एट लो प्रेशर दिस रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एट लो प्रेशर दिस रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, और ये जो बच्चे मैंने अब तक आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी ना, ये रेट के साथ, ये आपको पेपर में नहीं करना। ठीक है, पेपर में ऐसे मत समझाना, पेपर में बस सीधा लिख देना कि लो पे ये हाई पे खत्म, ये नहीं करना आपको। ठीक है, ये आपको तब करना अगर केस स्टडी में आता है कुछ ऐसा क्वेश्चन। केस स्टडी में आएगा, वो खुद ही 2 ही केस बनाएगा, कहेगा लो प्रेशर पे करके दिखाओ, हाई पे करके दिखाओ। ठीक है, आया समझ, तब करना है, कर लो नोट। लिखो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या टॉपिक है,
बहुत अच्छा टॉपिक है ये, औखा बहुत है। रेट को हम डिफाइन करते हैं माइनस डी आर बाई डी टी, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मतलब कि हमने लिखना है यूनिट्स, कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर, और टाइम के जब तक ना कुछ बोला गया हो तो सेकंड लेना, ठीक है। ओके, फिर हमने किया पहला केस कि कंसंट्रेशन जब उसने एक्सप्रेस की मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन किसमें एक्सप्रेस की, तो हमने निकाला जीरो ऑर्डर के लिए के यूनिट्स, आर क्या है, मोल पर लीटर, सेकंड इनवर्स इक्वल टू के, पहले हम जीरो ऑर्डर करते हैं ना, मोल लीटर इनवर्स जीरो, तो के यूनिट आ गए, के यूनिट सेम आए, ठीक है। फिर हमने लिया फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ है मेरे पास मोल पर लीटर, सेकंड वर्स ये नीचे आ गया, ये है मोल पर लीटर के, कैंसल, यूनिट्स आ गए, सेकंड इनवर्स है ना, यानी कि टाइम इनवर्स आ गए, आर के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये आप लोग करना, ठीक है, करो नोट, रोक दो उसमें। इधर सुनो, ओए देखो इधर, नालायक बच्चे किसी काम के नहीं हो, इधर देखो, इधर देखो मिस्टी, मोल के, इसको लिखा नीचे मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर, इसकी पावर एक तरफ वन है, कैंसिल हो गया, अन बचा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, आ गया सबको समझ। फिर आता है nth ऑर्डर का, किसका, मतलब कि nth ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो कहेगा ऑर्डर 3/2 है, 5/2 है, ऐसे, ठीक है, तो तब क्या करना है, r इक्वल टू के ए की पावर n, क्या करना है, तो रेट कैसे लिखेंगे, मोल बोलो, बॉयज बोलेंगे, देखते हैं हमें कौन कौन बॉय है, बॉय ए, चलो बोलो, इसकी कंसेंट में बोलो, मोल पावर इक्वल टू के, तो के क्या आ गया, इसको ऊपर ले जाओ, वन माइनस एन आएगा, n माइनस वन नहीं आएगा, ये आगे nth ऑर्डर के ऑर्डर और यूनिट्स, समझ आ गया सबको, ये नोट कर लो, यूनिट्स फॉर nth ऑर्डर, शाबाश, जल्दी जल्दी कर लो। अरे तेरे कितने नंबर आए थे अभी, हैं 10 नंबर तेरे, क्यों, तुम हेलोल्किन भी नहीं आता था, 15 नंबर तो वो गुरवीर लगी, वो अभी अभी हेलोल्किन वो भी किया, 15 नंबर है ना, ओ माय गॉड, थैंक यू, रॉन्ग डाटा फ्रॉम माय साइड, इसने अर्शिता ने बताया ही नहीं, कहती मैं तो फेल हूँ, फेल हो अब, 12 नंबर है, फिर कितने 10 ही हैं, किया होगा मैम ने कर्ज खा के, चलो कोई नहीं, अच्छे से पढ़ा करो, आएंगे नंबर, तभी आएंगे, तभी मैं कहूँ इन्होंने नंबर क्यों नहीं बताए। चलो आगे सुनो, वाह भाई वाह, क्या बात है, 10-10 नंबर ले रहे हो, हैं क्या यार, अगर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर हो तो हम उसको लिखेंगे एटमॉस्फेयर, तो कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस किया, एटमॉस्फेयर, तो आर के यूनिट आ जाएंगे एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, तो उस केस में आर, मैं सीधा इसका nth वाला कर देता हूँ, तो आर है एटमॉस्फेयर
कई बच्चे ना एटमॉस्फेयर के साथ सेकंड भी वो लिख देते हैं, लीटर इनवर्स भी, वो नहीं लिखते हो, ठीक है। कई बच्चे एटमॉस्फेयर सेकंड वर्स नीचे आया, एंड क्या बन गया, एटमॉस्फेयर, आगे वही सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। हो गया, ये आ गया, के यूनिट आ गया आपके पास, एटमॉस्फेयर 1 - n, लिख लो। अब जो टॉपिक हमने अभी शुरू करना है और कल खत्म करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सिखाएगा वो, ठीक है। ये हो गया था, वाह इतनी बड़ी स्पीड है, फिर अब कर दूं। लिखो मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। बच्चे एटम्स की मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होती है, स्फेरिकल, क्या होती है, और ज्योमेट्री नहीं पूछा, शेप्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। तो वो जब टकराएंगे तो एक साथ कितने मॉलिक्यूल्स टकरा सकते हैं। आपके पास एक बीकर है मान लो, जैसे उसमें जैसे बॉल्स है ना, तो एक साथ टकराना, कितनी बॉल्स एक साथ टकरा सकती हैं, साइमल्टेनियस एक्सक्लूजन, मतलब कि ऐसे नहीं कि एक इधर एक इधर एक, ऐसे नहीं, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे नहीं, ये इसके साथ भी टकराएगा एक दूसरे के साथ। बाइनरी एक्सक्लूजन बहुत ज्यादा होंगे, है ना। फिर आता है अगर 3 मॉलिक्यूल टकराते हैं ना, तो चौथा मॉलिक्यूल टकराएगा बिल्कुल वो जब ऊपर से आएगा, 4, ऐसे आया समझ। तो ये बहुत रेयर केस है जो मैंने बनाया, आगे समझ। ज्यादातर एक्सक्लूजन क्या होते हैं, बाइनरी, ज्यादातर एक्सक्लूजन क्या होते हैं, बाइनरी। मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस रिएक्टिंग साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स एक साथ टकराते हैं जिससे कि रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। लिखो बच्चे, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ये थोड़ा वास्ट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा। कैसे, पहले लिखेंगे डेफिनेशन, लिखो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ब्रैकेट में लिखो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ब्रैकेट में लिखो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ब्रैकेट क्लोज, which collide simultaneously, which collide simultaneously to bring about a, which collide simultaneously to bring about a chemical reaction, to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. It's called molecularity of a reaction. डेफिनेशन याद करो, मैं अभी सुनूंगा, करो याद। देखो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि H2O2 टूट रहा है, तो ये तो सिंगल मॉलिक्यूल है ना। तो ये जब टूटेगा H2O बना, हाफ O2 बना, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है उसको मैं बोलूंगा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है कि बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन ही होती है, यूनिमॉलिक्यूलर भी होती है, जैसे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर हो सकती है, बायमॉलिक्यूलर भी होती है, यूनिमॉलिक्यूलर भी होती है, ठीक है। तो लिखते हैं, लिखो देखो if a reaction involves, देखो if a reaction involves, if a reaction involves decomposition, if a reaction involves decomposition, देखो if a reaction involves the decomposition of
If a reaction involves the decomposition of only a single species, decomposition of only a single species, comma, the molecularity is 1, ONE1, and it is called unimolecular reaction, and it is called unimolecular reaction. यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, फुल स्टॉप के बाद लिखो एग्जांपल, लिखो एग्जांपल, लिखो इसकी, लिखो डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रिएक्शन लिख लो। लिख लिया, आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, देखो if a reaction involves the collision of two species, it is bimolecular. Reaction involves collision of two species, it is called bimolecular. This is a bimolecular reaction. NO2, ये भी क्या है, बायोमोलिकुलर। ठीक है, फिर ट्राई मॉलिकुलर, ये आपको कोई याद नहीं करनी कि कौन सी है, ठीक है, एग्जांपल लिखवा रहा हूँ बस। ऐसे विदाउट मैकेनिज्म हम नहीं बता सकते, ठीक है, ये बता पा रहे हो क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, समझ रहे हो, ये सारी क्या है, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2NO2, ये ट्राइमोलिकुलर सिंगल स्टेप है, तो तीनों एक साथ ही टकराएंगे, ठीक है, अभी रिएक्शन होगी। लिख लो, अब मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, बड़ी खतरनाक रिएक्शन है, ध्यान से देखो इसे। वैसे आप लोगों ने रिएक्शन देखी हुई है, बट आपको किसी को भी याद नहीं आएगी, यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है जिसको याद आ जाए। ऐसा क्यों? नहीं देखी, सॉरी। हाँ, नहीं देखी तुम लोग, नहीं। बच्चा है क्यों नहीं है? अच्छा, ये वैसे तो रेडॉक्स में बैलेंसिंग में की थी, छोड़ो। आज देखो मेरी बात सुनो, ये रिएक्शन स्लो होगी फास्ट होगी? इस रिएक्शन में कितने स्पीशीज इन्वॉल्व है? 12। कितने? क्या 12 स्पीशीज एक साथ टकरा सकते हैं? 12 स्पीशीज मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस एक साथ टकरा सकते हैं? नहीं टकरा सकते। अगर मैं मानूं कि ऐसा कहीं ना कहीं पॉसिबल हो जाए, ठीक है, 12 तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर मान के चले पॉसिबल हो तो मिलियंस ऑफ कोलिजन में से कोई एक कोलिजन होगा जिसमें ऐसा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये रिएक्शन अगर होगी तो बहुत स्लो होगी। अगर ये रिएक्शन पॉसिबल भी होती तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती, जबकि ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये
सिंगल स्टेप में हो ही नहीं रही, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है ये? तो जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में ना हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन, इसके मैकेनिज्म से जो इसका रेट आता है ना, वो स्लो स्टेप बता रहा हूँ आपको, रेट लॉ है ना ये। तो इसके स्लो स्टेप में पता क्या होता है, एक Br नेगेटिव होता है, एक BrO3 नेगेटिव होता है और 2 H पॉजिटिव होते हैं। तो ये है इसका स्लो स्टेप, ठीक है। तो इसके स्लो स्टेप में कितने पार्टिकल्स हैं? 4। मतलब कि इसके जो बाकी स्टेप्स होंगे 2, 3, 4 जितने भी स्टेप्स हैं उसमें या तो 2 पार्टिकल होंगे या 3 होंगे, है ना। स्लो स्टेप 4 वाला है ना, आया समझ? ठीक है। तो इसकी थ्योरी पेज नंबर 13 पे आपको उसमें दी हुई है, निकालो, मैं बताता हूँ। ये रहने तो अभी ऐसे ही बता दूं। नोट्स निकालो जो भेजे हुए हैं, जल्दी निकालो। केमिकल किनेटिक्स से नोट भेजे थे ना, खोलो। उसमें इसकी थ्योरी है कि ये रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो होती है उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। निकालो नोट से यार, तूने अब फोन निकाला है यार 10, हैं? इतना स्लो क्यों है? मिल गए मन्नत, देना बच्चा। अच्छा निकाल भी रहे। ये देखो पेज नंबर 13, ये पेज नंबर 13 में यहां से शुरू करना है, द चांस ऑफ अकरेंस है, ठीक है। पेज नंबर 13 द चांस ऑफ अकरेंस से लेके वो सारा लिखना है, फिर वो जो रिएक्शन मैंने बोर्ड पे लिखी वो, फिर अगले पेज पे आओगे, अगले पेज पे आते ही पहली लाइन में ही खत्म है, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। यहां तक लिखना, क्लियर? आ गया सबको समझ? यहां तक कर लेना, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो बाय।